कर रहे हैं, नाम है इसका क्रेडिट रिस्क। देखिए इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जब हम 10th यूनिट पढ़े थे तो कितना सारा तो क्रेडिट रिस्क वहां पढ़ लिया, तो अब यहां क्यों दे दिया। यहां बोलते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में कुछ और बातें हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल की है, लेकिन हम सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। यानी कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हम कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अब ये बात आती है कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। यानी हमने डायग्नोज तो कर लिया, लेकिन इलाज क्या है इसका। तो इलाज बोलता है मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी मैनेजमेंट कैसे इसको फ्रेम करें। एक नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है देखिए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो बोला जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो इन 4 सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। सबसे पहले क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, यानी डायग्नोज करना कि आपको बुखार है। दूसरा, मेजर करना कितना बुखार है। तीसरा, उसको रोकने की दवाई देना। चौथा, जो आपको बुखार से और कोई कष्ट ना हो उसको करना। तो यहां रिस्क को ये 4 पार्ट में, क्रेडिट रिस्क के लिए ये 4 प्रोसेस हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आता है इनका सीक्वेंस कभी कभी देता है, इनके सीक्वेंस को उल्टा पुल्टा कर देगा और आपसे पूछेगा कौन सा सही है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मिटिगेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के लिए उसने क्या बोला कि भैया अगर आपको ये सब करना है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, एक क्वेश्चन इस स्क्रीन से आ जाता है कि आप उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसा स्ट्रक्चर करेंगे। तो मोटा मोटा है कि भैया सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी होती है, और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, मैं पढ़ा तो आपको रहा हूं या हम पढ़ तो रहे हैं क्रेडिट रिस्क, इसी के साथ मैं कुछ ऐसी चीज लिंक करना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेगी आगे पढ़ने के लिए। जरा आप लोग पेज नंबर 303 पेज खोल लीजिए। खोल लिया। अब ये देखिए जो हम यहाँ क्रेडिट रिस्क में पढ़ रहे हैं वैसा ही कुछ मार्केट रिस्क के इस 303 में दिया हुआ है, सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है सजावट जी, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि जब आप इसको पढ़े तो तीनों रिस्कों का ये पॉइंट माइंड में रखें। यानी इन रिस्क को लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रेडिट रिस्क के लड़ने के लिए कैसा होता है, मार्केट रिस्क में कैसा होता है। तो ऊपर वाले 4 पार्ट तो सेम है, सब जो 303 पेज में सबसे नीचे दिया हुआ है, 303 में सबसे पेज नीचे दिया हुआ है, उसमें दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तक तो ठीक है। यहां पर एक और उसने डाल दिया है, जो ये 2 तो ठीक है, ये 2 तो बिल्कुल वैसे ही है। फिर उसने दे दिया है ऑल को दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है एएलएम ग्रुप, और सबसे आगे मैंने मिडिल ऑफिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पक्का कर दिया है, अगर ये आएगा तो ध्यान रखना, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक हो गया, मेरा उस पेज को खुलवाने का मतलब समझ में आ गया। तो मैं आपका अभी क्रेडिट रिस्क में कवर कराऊंगा, बाकी आप मार्केट वाले का खुद देख के कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, अब इनके फंक्शन समझ लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है फंक्शन से बहुत आता है कि ये किसका फंक्शन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यानी एक तरह से कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, रिस्क को मैनेज करने की। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर्टिकुलेट करता है पॉलिसीज को, प्रोसीजर को, एग्रीगेट रिस्क लिमिट को, रिव्यू मैकेनिज्म को, और रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम को। ठीक है, बोर्ड डिसाइड द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क फॉर द बैंक एज ए होल, कीपिंग इन व्यू इट्स प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और कैपिटल प्लानिंग। इन सबको देख के ध्यान रखना। ठीक, सेकेंड बात आती है द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जब बात होती है, इज अ बोर्ड लेवल सब कमेटी। ये कौन है, बोर्ड लेवल की सब कमेटी है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विद रिगार्ड टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या करती है वो, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना भी सब बनाया हुआ है
उसको एक तरह से सपोर्ट करती है। क्या करती है? गाइडलाइन सेट करती है कि कैसे मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग होगी। एंश्योरिंग दैट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म द पॉलिसी, सेटिंग अप प्रूडेंशियल लिमिट और देयर पीरियडिकल रिव्यू, एंश्योरिंग रोबस्टनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मॉडल, रिस्क मॉडल का मतलब मैथमेटिकल मॉडल क्या बना रखे, एंश्योरिंग प्रॉपर मैनिंग ऑफ फॉर द प्रोसेस, यानी स्टाफ भी ये लाती है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बनती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब तीसरा आ गया क्रेडिट पॉलिसी कमेटी। अब एक क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्या करती है? क्रेडिट कंट्रोल कमेटी या क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इसका नाम होता है। डील्स विद द इश्यू ऑफ द रिलेटिंग क्रेडिट पॉलिसी प्रोसीजर एनालिसिस तो मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्या करती है? ये करती है कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट। द कमेटी फॉर्मुलेट, ये वाली कमेटी फॉर्म पॉलिसीज ऑन स्टैंडर्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, यानी जो भी अपने आपके वहां लोन के प्रपोजल बनते हैं वो कैसे प्रेजेंट किए जाएं। फाइनेंशियल कोवेनेंट्स क्या है इसकी, रेटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बेंचमार्क क्या है, डेलीगेशन ऑफ क्रेडिट अप्रूविंग पावर क्या है, प्रूडेंशियल लिमिट क्या है, लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर क्या है, एसेट कंसंट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर लोन। इनको बस केवल हल्का हल्का ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। और लास्ट जो था हमारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है हमारा, वो क्या करता है? एनफोर्सेस एंड मॉनिटर कंप्लायंस ऑफ रिस्क पैरामीटर एंड प्रूडेंशियल लिमिट सेटअप बाय द सीपीसी सीआरएमसी, ऊपर वालों ने जो किया है। सीआरएमडी ऑल्सो लेज डाउन द रिस्क असेसमेंट सिस्टम, मॉनिटर क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, करेक्ट डिफिशियंसी, डेवलप एमआईएस, अंडरटेक लोन रिव्यू ऑडिट। तो इस तरह से ये काम इसके होते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 4 पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आया हमारा मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, अब आया हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन का क्या काम है? बोला डिफॉल्ट रिस्क। कई बार एक क्वेश्चन आया है, द क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज विच नेम। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर है डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। तो डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं ड्रिवन बाय द पोटेंशियल फेलियर ऑफ द बोरोवर मेक प्रॉमिस पेमेंट आइदर पार्टली और होली। अब दूसरा रिस्क आ गया क्रेडिट स्प्रेड रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क को समझ लेना जरा बहुत ध्यान से। इसमें बोला हुआ कि इफ ए बोरोवर डज नॉट डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन देयर इज स्टिल रिस्क फॉर वर्सनिंग द क्रेडिट क्वालिटी, यानी उसकी क्रेडिट क्वालिटी खराब करने के चांस हैं। दिस रिजल्ट इन द पॉसिबल वाइडनिंग द क्रेडिट स्प्रेड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। यानी इससे जो आपके लोन्स के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्प्रेड माने या तो मतलब फैलने के। यूजुअली दिस इज रेफर्ड थ्रू द रेटिंग डाउनग्रेड, इट इज नॉर्मली फर्म स्पेसिफिक। तो क्या होता है, जब किसी फर्म का कोई रेटिंग डाउन हो जाती है तो उसके चांस स्टिल रिस्क है, अभी तो डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन अगर मान लिया किसी रिलायंस की रेटिंग डाउन हो जाए तो जो उसने लोन ले रखे थे वो हो सकता है कि वो खराब हो जाएं, हुए नहीं है अभी, रेटिंग खराब हुए तो खराब हो सकते हैं। और डाउनग्रेड की रिस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेटिंग डाउनग्रेड हुई है। तो रेटिंग डाउनग्रेड होने से फ्यूचर में होने वाले क्रेडिट क्वालिटी को खराब होने वाले रिस्क को क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या उसको बोलते हैं, ठीक है। लोन्स आर नॉट यूजुअली मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है जिसके रेट मार्केट में तय होते हैं, नहीं, बैंक तय करता है और बैंक के हिसाब से उसको रेट वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो उसने बोला कि क्या है, लोन इज इन नॉट द लोन इज इन डिफॉल्ट टुडे, आज तो खराब नहीं है। कैपिटल मार्केट पोर्टफोलियो आर मार्क टू मार्केट, जो हमारे शेयर मार्केट के शेयर होते हैं वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं। दे हैव इन एडिशन क्रेडिट स्प्रेड वॉलेटिलिटी, दिस इज मोर लाइकली टू बी ड्रिवन बाय द मार्केट एपेटाइट। यानी अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें, जो कैपिटल मार्केट है वो मार्केट से होता है, वो मार्क टू मार्केट है, एक दूसरे से उसमें फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रेड ऑफ हाई ग्रेड बॉन्ड्स मे बी वाइडन और टाइटन, although the needs or not necessarily be taken in indication that they are more or less likely to default। वो कहता है जो हाई ग्रेड के बॉन्ड हैं उनमें स्प्रेड बढ़ सकता है अगर उसमें से किसी के भी डिफॉल्ट होने के चांसेस हो जाए तो। डिफॉल्ट एंड डाउनग्रेड रिस्क आर ट्रांजैक्शनल लेवल रिस्क। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां लिख दिया मैंने। वो पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिस्क इज ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ रिस्क, तो आप आंसर देंगे
लास्ट एग्जाम में स्टेप्स का फ्लो क्वेश्चन आया था। देखो, रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट पोर्टफोलियो एज ए होल आर टर्म पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो, अब देखो ये पोर्टफोलियो रिस्क की बात आ रही है। पोर्टफोलियो रिस्क में आए तो यहां पे दो बोले उसने, क्या बोले? सिस्टमैटिक और इंट्रिंसिक रिस्क और कंसंट्रेशन रिस्क। ठीक है, यहां बोल रहा है क्या? सिस्टमैटिक रिस्क को समझा रहा है और कंसंट्रेशन रिस्क को समझा रहा है। तो इसमें बोलता है कि पोर्टफोलियो रिस्क इज रिड्यूस ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है आपने कुछ हाउसिंग लोन ले रखे हैं, कुछ आपने कार लोन ले रखे हैं, कुछ आपने मॉर्गेज लोन, कुछ आपने जो है सीसी लिमिट ले रखी है, स्टॉकिंग है, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन किया, उससे पोर्टफोलियो रिस्क आपका रिड्यूस हो सकता है। ये बोल रहा है, पोर्टफोलियो रिस्क की बात करता है। इफ ए पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ज्योग्राफिकल इंडस्ट्री। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है कि जो क्रेडिट है उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं। यानी आप देश के हर कोने में लोन बांटें, आप हर तरह की इंडस्ट्री को लोन बांटें, हर तरह के बोरोवर को माने और हर तरह के मार्केट को लोन देंगे, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन माना जाएगा। इक्विटेबिलिटी, देन द पोर्टफोलियो रिस्क इज रिड्यूस टू मिनिमम लेवल। और ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं? पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। द मिनिमम लेवल ऑफ करस्पॉन्ड टू द रिस्क इन द इकोनॉमी इन विच ऑपरेटिंग, दिस इज सिस्टमैटिक और इंट्रिंसिक। तो इसको ये बोल रहा है कि जो आपका रिस्क है, द मिनिमम लेवल करस्पॉन्ड टू द रिस्क इन द इकोनॉमी इन विच इट इज ऑपरेटिंग। ये जो इकोनॉमी में जो ये रिस्क है, इस रिस्क को इसने यहाँ पे सिस्टमैटिक या इंट्रिंसिक रिस्क बोल दिया। कंसंट्रेशन रिस्क में आइए, इफ द पोर्टफोलियो इज नॉट डाइवर्सिफाइड, जो ऊपर वाली बात बोला, अगर डाइवर्सिफाइड नहीं है तो उस केस में बोलता है दिस इज टू से दैट इट इज हायर वेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोरोवर, ज्योग्राफी और इंडस्ट्री, द पोर्टफोलियो गेट्स कंसंट्रेशन। तो अगर मान लिया आप एक ही इलाके में खूब सारा, मतलब अभी हमने ऊपर बोला कि आपको क्या करना है, हर इलाके में, हर इंडस्ट्री में, हर तरह के बोरोवर को, हर तरह के मार्केट को लोन देना। अगर आपने क्या करा, खूब सारे हाउसिंग लोन कर दिए, यानी अपने 100% के पोर्टफोलियो में 90% हाउसिंग लोन कर दिए, तो आपका कंसंट्रेशन रिस्क हो जाए, यानी आपने अपने पोर्टफोलियो को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया है। ठीक है, आपने सुना होगा कोई बैंक कहता है कि यहां तो जो है केवल हाउसिंग लोन पे ही ध्यान दे रहे हैं, ये केवल कार लोन पे ही ध्यान देते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, डिफॉल्ट रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क अलग अलग है बिल्कुल। पोर्टफोलियो में मैंने बोला एक बंडल, डिफॉल्ट रिस्क तो लोन देते ही हुआ, चाहे आप बंडल में दें, डाइवर्सिफाई करें ना करें, कुछ भी। डिफॉल्ट रिस्क तो क्रेडिट रिस्क का दूसरा नाम है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो इज ओपन टू द सिस्टमैटिक रिस्क, द रिस्क एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी। तो ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो इकोनॉमी से लिंक है, और इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो सब खराब होगा। तो इसको मैं आगे ओवरलैप कर, मतलब जंप कर रहा हूं, अगर टाइम मिले तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लेना। ठीक है, इस चार्ट को अपने दिमाग में डाल लीजिए जरा। ये चार्ट आपको कल एक क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट रिस्क को मेजरली दो भागों में बांटा गया है, पोर्टफोलियो एंड ट्रांजैक्शन। बुक में जो है पहले इसने पढ़ाया क्या, ट्रांजैक्शन पढ़ाया, उसने कहा डिफॉल्ट रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क कहां पे आया, ट्रांजैक्शन रिस्क टाइप बताया, पोर्टफोलियो बताया, कंसंट्रेशन और सिस्टमैटिक। कंसंट्रेशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन में आपने एक ही एरिया में ज्यादा दिया, सिस्टमैटिक में क्या गया, आपने डाइवर्सिफाई किया, लेकिन इकोनॉमी ने साथ नहीं दिया आपका। तो सिस्टमैटिक रिस्क इकोनॉमिक बेस्ड होता है। और बुक में आपके जो ये बीच में कनेक्शन बना था, इसे तोड़ देना आप। जो बुक में आपकी ये एरो बना था, मोहित जी ने पूछा हाउ कम डिफॉल्ट रिस्क इज ट्रांजेक्शनल लेवल रिस्क। इसने ट्रांजेक्शन में यहाँ डिफाइन किया ना, ट्रांजेक्शन टाइप का रिस्क है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लेन देन वाला, क्योंकि जो क्रेडिट में आपने ये जो दो चीजें देखना, ध्यान रखना, ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें, इसमें आपके बोरोवर के वापस करने से मतलब नहीं है। एक तरह से ये कहां पे दिया गया उनसे मतलब रख रहा है, जबकि डिफॉल्ट और डाउनग्रेड रिस्क जो है पर्टिकुलर आदमी पे डिपेंड कर रहा है, पर्टिकुलर बोरोवर पे डिपेंड कर रहा है, उसके हलचल से होता है। चलो ठीक है, आगे देखिए। तो अभी ये बात आ गया, अब अगली चीज आ गई है रिस्क मेजरमेंट। यहां से थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाता है। रिस्क मेजरमेंट यानी आप, अभी हमने सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद जो मेजर वाला पॉइंट था, तो मेजर का मतलब है कि कैसे आप रिस्क को मेजर करेंगे, उसके मेथड्स वगैरह। ठीक है,
तो इसमें जब यहाँ ये बात कर रहा था क्वांटिफाइंग द रिस्क थ्रू एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस, जो अभी हमने ईएडी और पीजी वाले पढ़े थे ना, 5-6 पढ़े थे पिछली क्लास में, उनकी बात कर रहा है। द अमाउंट ऑफ लोन लॉसेस बैंक वुड एक्सपीरियंस ओवर ए चूजन टाइम होराइजन, जैसे 5 साल का जो डेटा नहीं लेते हैं, बोला एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस, और द अमाउंट बाय विच एक्चुअल लॉसेस एक्सीज द एक्सपेक्टेड लॉसेस। ठीक है, चलो अब क्रेडिट रेटिंग के बारे में कुछ बात आ रहा है कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो किस में, क्रेडिट रेटिंग डिपिक्ट्स द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बोरोवर एंड डिपिक्ट्स हिज डिफॉल्ट। अ क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस नॉर्मली वुड कंसिस्ट द फॉलोइंग पर। तो क्रेडिट रेटिंग किसी की भी की जाती है तो वो देखते हैं भैया उस कंपनी का ये भी एक क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग वाले फाइनेंशियल पैरामीटर देखते हैं, मैनेजमेंट पैरामीटर देखते हैं, इंडस्ट्री पैरामीटर देखते हैं और बिजनेस पैरामीटर देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोलता है अ बोरोवर इवन दो ही इज रेटेड सी मे नॉट डिफॉल्ट 1 साल के बाद, वेयर एज बोरोवर की रेटेड ए मे डिफॉल्ट। तो यहां पे वो कह रहा है कि ये क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम तो है लेकिन फिर भी क्या है, उल्टा चांस हो सकता है उसका। क्रेडिट रेटिंग की बात करें, क्रेडिट रेटिंग मॉडल, यानी मॉडल का आपका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। डेवलप मेंटेन नेसेसरी डेटा डिफॉल्ट रेटिंग माइग्रेशन। अब ये रेटिंग माइग्रेशन से एक क्वेश्चन है, आज मैं कराऊंगा। जरा इस लाइन को क्वेश्चन देखो, रेटिंग माइग्रेशन से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। उसने कहा है कि रेटिंग माइग्रेशन ऑफ 100 ए रेटेड अकाउंट, यानी किन अकाउंट्स की बात कर रहा है, 100 अकाउंट की बात। ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा जरा। तो यहां पर क्या है कि कह रहा है कि 100 अकाउंट है जिनकी प्रेजेंट रेटिंग कितनी है, लास्ट रेटिंग से मतलब 31st को, और अगले साल उनकी रेटिंग ये आ गई। क्या रेटिंग आई देखो, उसने कहा है कि एक अकाउंट तो आपका अच्छा यहां A++ पे आ गया, एक अकाउंट आपका A+ पे आ गया, 79 वहीं के वहीं रहे, और 10 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, इधर आ गए, और डिफॉल्ट क्या हुआ, 2 हो गया। डिफॉल्ट से मतलब जिसमें पैसा नहीं आया। बाकियों की तो रेटिंग डाउन हुई, बाकियों की रेटिंग डाउन हुई, लेकिन 2 अकाउंटों ने तो पैसा भी गड़बड़ कर दिया। तो इस पे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि कितने % लोग डाउनग्रेड हुए तो क्या आंसर देंगे आप। तो आपने आंसर दिया है 19, तो 10, 4, 14, 17, 19, बिल्कुल ठीक है। कितने % कांस्टेंट रहे, वो रहे 79, ठीक है। और इसी तरह वो, अब मैं इसका जो है जो न्यूमेरिकल है वो आपको दिखा रहा हूं सीधे सीधे। ये है बोरोवर रेटिंग ट्रांजिशन ओवर सर्टेन पीरियड, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ हो सकता है, और जब आप इसको करेंगे तो 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल मैथमेटिकल, लेकिन जब भी आपके सामने वहां क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन से चैप्टर से आ गया ये। इस सामने स्क्रीन में 2 चीज ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो एब्सोल्यूट नंबर में दिए हुए हैं या परसेंटेज में दिए हुए हैं। यहां देखिए कि ये तो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, लेकिन ये परसेंटेज है, ध्यान रखना परसेंटेज है। यानी 98 और 2 100, 292 51 100, 10 70 15 + 5 100, मतलब ये टोटल परसेंटेज है 100%। तो अगर मैं पूछूं कि आप ये आंसर दीजिए कितने अकाउंट AA से अपग्रेड हुए, मैंने पूछा था AA से कितने अकाउंट अपग्रेड हुए, तो कितने अपग्रेड हुए 1%। तो 1% ऑफ 4250, तो आंसर आ जाएगा 425। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 425। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं कि कितने अकाउंट B कैटेगरी से डाउनग्रेड हो गए, हाँ तो क्या आ रहा, 22 डाउनग्रेड हुए बता रहे हैं। अब 22 में देखिए इसका, यहां देखिए 23% डाउन हुए ना, तो 25 का 23% कितना होगा, 23% डाउनग्रेड हुए हैं, 23% 25 का कितना होगा, लगभग 5 के आसपास, या 6 मान लीजिए। चलो 6 आंसर दिया तो 6 मान लेते हैं। मैं आपको पीपीटी में दिखा देता हूं, तब आपको शायद सही साफ दिखेगा।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हर मैथमेटिकल एंगल से क्लियर कर लीजिए, वहां पे जाके डाउट होता है आप लोगों को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इसको। यहां मैं ये कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का एक चार्ट होगा। ये तो है एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट ये नंबर है, ठीक है। ये है परसेंटेज में, ये सारा क्या है परसेंटेज में। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा, सपोज कीजिए इसको देता हूं, सी के कितने हैं, सी कैटेगरी में 15 अकाउंट है, जिसमें से 5% अपग्रेड हुए, 10% डाउन हुए। तो जब ये क्वेश्चन वहां पर आपका आएगा तो इसी तरह से मूवमेंट के बारे में पूछेगा। तो 5 क्वेश्चन तो आपके अपग्रेड हुए हैं, 10% ये परसेंट है। तो अगर मैं पूछूंगा 10%, तो 10% आपको कितना निकलेगा 1.5, या आप इसको 2 बोल सकते हैं। अगर मैं यहां बोलूंगा 5% अपग्रेड हुए, तो 5% का मतलब 5% का मतलब हो जाएगा 7, या 15 का 5% 0.75, यानी कि 1 अकाउंट हुआ। और यहाँ पे 10% पूछेंगे तो 2 अकाउंट हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो मैं पूछ ले रहा हूं कि कितने अकाउंट इस समय डबल बी कैटेगरी में है, कितने अकाउंट डबल बी कैटेगरी में आ गए, ये आंसर दीजिए तो जरा। कैसे करेंगे पता है, आपको 1% ऑफ द दिस निकालना पड़ेगा। तो 1% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12.5 अकाउंट। 12% ऑफ दिस निकालना पड़ेगा, तो करीब 42 अकाउंट करीब ये हो गए। 70% ऑफ दिस निकालना पड़ेगा, तो ये करीबन हो जाएंगे 100 अकाउंट के आसपास हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। 12% इसका निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 12%, 3 अकाउंट ये हो गए। तो ये आंसर आपका आएगा लगभग, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ में गड़बड़ हो सकता है, जैसे ये 105 हो जाएगा, 108 और 150 यानी 163 के आसपास। समझ में आया, देखो जरा। हाँ, पार्थ जी ने बिल्कुल सही आंसर निकाला, 163 है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है 5 नंबर का, ठीक। चलो अब मैं बात करता हूं दूसरे न्यूमेरिकल की। जरा इसी के ऊपर जो है आपका दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। कल की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और नया सीखने को। इन क्वेश्चन को जो है आपको, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन समझिए जरा। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दी हुई है और फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए कि सिक्योरिटी कितनी है, लोन कितने का दिया हुआ। उसने कहा एक बैंक है जिसका जो एक्सपोजर है वो बिग कंपनी में है। एक तो है 10% 100 करोड़ डेट, जिसमें 7% का हेयर कट है। दूसरा है, उसमें जो रिस्क वेट है वो 20% है। दूसरा है 9.5% का बॉन्ड है 200 करोड़ का। यानी एक्सपोजर कितने हैं उसके, 2 हैं। एक्सपोजर कितने हैं, 2 है। एक 100 करोड़ का है और एक 100 करोड़ का है। तो 2 एक्सपोजर बना रहा हूं यहां पे, एक एक्सपोजर और दूसरा एक्सपोजर। ये एक्सपोजर है, एक एक्सपोजर 100 करोड़ का, एक है 200 करोड़ का, ठीक है। और वो बोलता है कि थोड़ा सा अपना वो कर लेना जरा, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो बुक में देख लीजिए। जो मैं सामने बना रहा हूं उसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो उसने क्या करा है कि पहले वाले में 7% है और दूसरे वाले में कितना है हेयर का, 10% है। पहले वाले में 7%, दूसरे वाले में 10%, ठीक है। और एक्सपोजर जो होता है वो एक्सपोजर बढ़ा देता है आपके काम को। एक्सपोजर क्या करता है, एक्सपोजर वाले में जो हेयर कट होता है वो बढ़ा देता है आपको। तो एक्सपोजर हमने कल बताया था बढ़ाएगा,
इसका 7% बढ़ा दीजिए, तो प्लस 7% करेंगे तो ये अब नया कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। एक्सपोजर 1 इज इक्वल टू 107। इसमें भी बढ़ा दीजिए, इसमें कहता है 10% बढ़ा दीजिए, तो इसमें 10% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 220 हो जाएगा। और पूरा एक्सपोजर कितना हो जाएगा, 107 प्लस 220 इज इक्वल टू 327। देखिए कल हमने बताया था कि जो एक्सपोजर ओरिजिनल 300 था वो हेयर कट लगने के बाद 327 का हो गया। ठीक है, दो जगह उसने पैसा लगा रखा है, दो कॉर्पोरेट में। दिखने को तो 300 करोड़ है, लेकिन हेयर कट की वजह से 327 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में सिक्योरिटी की। क्वेश्चन में सिक्योरिटी क्या कह रहा है वो, उसने कहा कोलेटरल ऑफर करी है। क्या करी है, कोलेटरल ऑफर करी है। कितनी कोलेटरल ऑफर करी है उसने, देखिए कोलेटरल ऑफर क्या करी है, उसने कहा है कि 300 करोड़ की कोलेटरल ऑफर करी है, जिसमें हेयर कट कितना है, 20% है। जिसमें हेयर कट कितना है, 20%। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सारी कॉम्प्लिकेसी बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए आपको। तो इसके लिए उसने जो सिक्योरिटी दे रखी थी 300 करोड़ की, ये ब्लू कलर से दे दी मैंने, 300 करोड़ की सिक्योरिटी दे रखी थी। इस सिक्योरिटी पे हेयर कट उसने कितना बताया, 20%। तो आपको पता है जो कोलेटरल का हेयर कट होता है वो माइनस करता है, यानी 300 करोड़ माइनस हो जाएगा 20%, यानी 60। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 240। तो सिक्योरिटी तो कम हो गई और एक्सपोजर आपका बढ़ गया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 327 एक्सपोजर में से कोलेटरल आपका माइनस हो जाएगा 24781। ठीक है, 187। और अगर लेमन उसमें करते तो कहते भैया 300 करोड़ का लोन है, 300 करोड़ की सिक्योरिटी है, कितना हो गया, 0। लेकिन वो कहता है कि आपका जो एसेट है वो हेयर कट के बाद 187 है। और उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रिस्क वेट है इस वाले में 10% का रिस्क है और इस वाले में 20% का रिस्क है। तो जब आप यहां देखोगे, देखना ध्यान से, यहां ध्यान से देखिएगा कि जो ये 107 है, 107 में जो आपकी ये 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 300 करोड़ की सिक्योरिटी थी, 100 यहां लगी थी, 200 यहां लगी थी। तो 100 में से 20% माइनस कर लीजिए, तो ये जो 300 है वो इस तरह होगा, 100 माइनस समथिंग और 200 माइनस समथिंग। 100 में से 20% निकालेंगे तो 20, यानी ये सिक्योरिटी कितनी रह गई, 80 की। और यहां पर जो आपका लोन है 220 का है, 220 माइनस ये जो सिक्योरिटी आपकी 200 की थी, ये सिक्योरिटी 20% कम हो गई, यानी माइनस हो गई 40, यानी 160 की, इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। और 60 इंटू और यहां पर हो जाएगा 27 इंटू। जरा ये दोनों चीजें बताइए आप मेरे को, जो मैं ये ग्रीन कलर में कवर कर रहा हूं इसका आंसर दीजिए। 187 नहीं 87 आया, कहां गड़बड़ कर दी मैं, 187 मैंने कहा लिखा, अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, चलो फिर बताऊं क्या। रवि पाल जी ने बोला 10%, एक एक्सपोजर, दूसरा एक्सपोजर, सिक्योरिटी पूरी है 300 की, ठीक है, ये एक्सपोजर 100 करोड़ का है, ये है 200 करोड़ का। तो जो सिक्योरिटी है भाई, आप ये देखिए कि 300 करोड़ का लोन है और 300 करोड़ की सिक्योरिटी है, तो 100 की सिक्योरिटी यहां आ गई और 200 की सिक्योरिटी यहां आ गई, यानी कोलेटरल। ठीक है, ये जो है आपका
प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा, ये आपका 7% प्लस होगा, ये आपका कितना था 10% प्लस होगा, ये आपका एक्सपोजर आ जाएगा 107, ये एक्सपोजर आ जाएगा 220। ठीक, एक बात हो गई। अच्छा, कोलेट्रल यहां पर आपका जो ये वाली कोलेट्रल है, पहली वाली कोलेट्रल में आपका जो है, पहली वाली कोलेट्रल में हेयर कट 7% है, सॉरी कोलेट्रल जो है हेयर कट 20% है, तो 20% यहां माइनस हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 80, 20% यहां माइनस हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 160, यानी कि -80 हो जाएगा, -160 हो जाएगा, इक्वल टू 27 आ जाएगा। इसको बोलेंगे एसेट या एक्सपोजर, एडजस्टेड एक्सपोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड एक्सपोजर। यहां पर आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा रिस्क वेट, तो रिस्क वेट उसने अलग अलग दे रखा है एक्सपोजर पे। देखो पहले एक्सपोजर पे क्या दे रखा रिस्क वेट, 20% दे रखा पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 10%, तो 20 और 10 यहां पर इंटू 20%, यहां पर इंटू 10%, ये RWA आ गया आपका 5.4 आ गया करोड़ का, ठीक है। और यहां पर आ गया 6 करोड़ आ गया, यानी टोटल RWA इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11.4, और इस पर अगर आपसे कैपिटल निकलवा देगा तो 9% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 9% आ जाएगा 1. मैच्योरिटी मिसमैच दिया होगा तो बिल्कुल आप एडजस्ट कर लीजिए। नहीं, मैच्योरिटी मिसमैच जो है इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए आप कवर करेंगे। रविपाल जी बोल रहे 20% कैसे हुआ, देखिए क्वेश्चन में मैं दिखा, रविपाल जी का आंसर दे रहा हूं। यहां दिया हुआ है कि कोलेटरल जो सिक्योरिटी है उसके लिए 20% है, और जो एक्सपोजर पहला वाला है उसके लिए 20% है, दूसरे वाले एक्सपोजर के लिए ये आपका एक्सपोजर 1 है 20%, और ये आपका एक्सपोजर 2 है 10%, और ये आपका कोलेटरल है 20%, ठीक है। अब जो यहां मैच्योरिटी मिसमैच की बात होती, अगर टाइम ड्यूरेशन का जिक्र होता, तो आप दोनों केसेस में इस फॉर्मूले के बाद जो आपने एक्सपोजर लगा रखा है, इस एक्सपोजर के बाद यहां पर मैच्योरिटी मिसमैच यहां लागू होता इस 80 पर, और वो 80 लाख को और थोड़ा सा कम कर देता, लेस कर देता, 160 को और थोड़ा सा लेस कर देता, यानी ये वाले आपके और कम हो जाते हैं, ठीक है। जो आज का अगला न्यूमेरिकल है उस पर बात कर रहे हैं जरा। आल्टमन का मॉडल है, उसने क्रेडिट रिस्क के बारे में स्टडी करी, कई सारी कंपनियों की स्टडी करी, और ये पाया कि अगर कंपनी इन रेशियो पे काम कर ले, उन्होंने ये पाया कंपनी अगर इन रेशियो पे काम कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये 5 मार्क्स, कितने का? 5 मार्क्स का भैया लुट गया, 5 मार्क्स, और पिछले 2 बार से नहीं आया तो उम्मीद है कि आ जाए इस बार। आल्टमन का जेड स्कोर, पेज नंबर है 345 और 346, 2 पेज है, बुक से कर लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। चलो बताते हैं। जब उन्होंने कुछ कंपनी का रिसर्च किया तो अच्छी कंपनियों का भी किया और खराब कंपनी के है, क्या है, उन्होंने एक जेड स्कोर निकाला। जेड स्कोर आप लोगों ने एबीएम में खूब पढ़ लिया, और स्कोर निकालने में उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, जो इक्वेशन है 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5 है। दिखिए आपको स्क्रीन, भैया बुक में देख लेना अगर नहीं दिख रहा यहां पे तो। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। x1 x2 से मतलब है, x1 का मतलब ये फॉर्मूला, x2 का ये, x3 का ये, x4 का ये, यानी आपसे पता है क्या पूछेगा, x1 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू बताओ, x3 की बताओ, x4 की बताओ, x5 की बताओ।
लेकिन आपको एक चीज बहुत समझनी पड़ेगी, इसके लिए जो आप बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है उसे समझना पड़ेगा। वो चैप्टर कहता है कि x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये है, सारे रेशियोज हैं। पहला है नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। तो इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो एक बैलेंस शीट देगा आपको सामने, आपको एक बैलेंस शीट देगा, उस बैलेंस शीट की स्टडी आपको करनी है। ठीक है, अब ये जो जितनी वैल्यूज हैं जब आप निकाल लें, एक निकाला, मान लिया आपने नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट निकाला, तो आपका आ गया 0.2 आ गया। आपने रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट निकाला, पता लगा 0.1 आ गया। आपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट निकाला, पता लगा 0.1 आ गया। इसमें निकाला आपने, पता लगा 0.5 आ गया। इसमें निकाला, पता लगा 0.2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से क्या सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या करा, सबसे पहला वाला 1.2 इंटू 0.2 हो जाएगा, फिर दूसरा 1.4 इंटू 0.1 हो जाएगा, फिर है 3.3 इंटू 0.1 हो गया, फिर है हमारा 0.6 इंटू 0.5 हो गया, और लास्ट है 1 इंटू 0.2 आ गया। तो ये कितना आ गया देखो, ये आ जाएगा आपका 0.24, ये आ जाएगा आपका 0.14, ये आ जाएगा आपका 0.33, ये आ जाएगा आपका 0.30, और ये आ जाएगा आपका 0.2। आप इसको ऐड करिए, नहीं बिल्कुल जी औसफ जी, फॉर्मूला ही तो याद करना है, इसमें मलाई तो इसी में है। बहुत सिंपल है, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1.0। हाँ जी बिल्कुल, एस किरण कुमार, बैंक्रप्सी, बिल्कुल। यानी इससे वो बता देंगे कि कौन किसका बैंक्रप्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है एक साल में अंदर। जरा एबीएम में 1.2 जेड स्कोर की, 1.21 जेड स्कोर की वैल्यू बताइए जल्दी से कोई, 1.21 जेड स्कोर की वैल्यू बताइए। जेड स्कोर हमारा आ रहा है, जेड स्कोर आ रहा 1.21, 1.21 में वैकेंसी बताइए, और 1.21 की भी बताना और 1.81 की भी बताना। ये 1.21 का बता रहे हैं या 1.81 का बता रहे हैं? x1 वस्तु के लिए टेबल से लेना होगा, नहीं नहीं, x1 x2 तो फॉर्मूले के रेशियोज हैं भाई। 1 कितना आ गया ये, ठीक है, ये पहले किसी ने लिख दिया था ऐसे ही, ये इसको मिटा देता हूं। ये आपने बताया 0.4649 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 46.49% से अगर आप कम पर आ रहे हैं तो आपका डिफॉल्ट दिवालिया एक साल में आप बिकने वाले हैं, ठीक है। और 1.18 से ध्रुव नारायण जी ने बड़ा अच्छा स्कोर दिया है, देखो उन्होंने कहा है कि इसको कैटेगराइज कर दिया है कि 1.81 से लेकर के अगर 3 तक है आपका तो आप किस में हैं, उसको बोला हुआ है मीडियम रिस्क, ठीक है। और 3 से ऊपर वाले में बोला हाई रिस्क, और इससे कम वाले में बोला हुआ लो, नहीं इससे कम वाले में हाई रिस्क है और इससे वाले में क्या है, लो रिस्क है। बात समझ में आ गई? बस ये जो हल्के हल्के क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, इनको वहां गलत मत कराना, कहीं पता लगा ये भी गलत करा है फिर आप कह रहे हो कि साहब बहुत मेहनत करी पास नहीं हुए। चलो ठीक है, अब फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं भैया मैं, जरा आपकी स्क्रीन पर ये फॉर्मूला समझा दे रहा हूं एक बार, कि वो कहता है कि जो x1 है वो इस फॉर्मूले से बनता है।
यानी आपकी जो नेट वर्किंग कैपिटल है अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। X2 है आपका रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट रेशियो। रिटेन अर्निंग से मतलब समझे, जैसे आपको 50 करोड़ का फायदा हुआ तो आपने उसमें से 10 करोड़ तो डिविडेंड मार दिया, 40 करोड़, और वो 40 करोड़ आपने बिजनेस में लगाया या नहीं लगाया? अगर आपने 40 करोड़ बिजनेस में लगा दिया, विड्रॉल नहीं करा, और टोटल एसेट क्या है 70, तो टोटल क्या है 70, तो आप रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला है, अब तीसरा फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन टोटल एसेट। तो आप एक बार देखिए कि 4 रेशियो में तो नीचे सब में टोटल एसेट है, फोर्थ को छोड़ के, ठीक है। और ये है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी आपका शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू, और बुक वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, ठीक है। फिर उसने बोला जिन फर्मों का लेस देन 181 से है तो उनको हाई रिस्क बोरोवर कह देना है। ये हमारा अल्टीमेट जज हो गया। चलो अब आखिरी चीज हम कवर कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इम्प्लाइड रेट माइग्रेशन मार्जिनल रेट ऑफ डिफॉल्ट यूजिंग द टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट। अगर कोई क्वेश्चन आपका ट्रेजरी बिल जैसा आ जाए और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की बात पूछे तो क्या फॉर्मूला है, देखो, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन 1 year corporate debt issue that is at least equal to 1 year risk-free return bond. The relationship is used to determine the probability of default. क्या निकाल रहे हैं? Probability of default निकालने हैं of 1 year corporate bond की। तो उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये, जिसमें से P जो है वो ये है, क्या है देखना, आई क्या है, आई को बोलते हैं रेट, ठीक है। तो बोलता है 1 year ट्रेजरी बिल 9% एंड द रेट ऑफ, तो इसमें क्या है, ये जो 1 year जो जीरो कूपन बॉन्ड का जो रेट है वो कितना है, 12.5 है। तो 12.5 का मतलब 1 प्लस ये फॉर्मूला है, के ये है, तो इससे निकला पूरा आंसर आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है, 3% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है, 3%। 346 पेज पे। आगे बढ़े, तो भैया इसको थोड़ा थोड़ा समझते हुए चल दो। एक ये वाला क्वेश्चन भी जो है, ये वाला क्वेश्चन भी उम्मीद है कि ऐसे ही रखा आ जाए वाला, एग्जाम्पल 2 वाला। ट्रांसफरिंग डिफॉल्ट रिस्क। इमेजिन दैट ए रेटेड ऑयल कंपनी प्लानिंग टू अरेंज ए फुल ड्रॉन 1 year क्रेडिट ऑफ इतने करोड़ एंड ही इन्वाइटेड ए फ्यू बैंक टू डील। द कंपनी रिक्वेस्ट बैंक टू कमिट 600 करोड़ रुपए, बट द बैंक क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीम हैज प्लेस्ड द लिमिट ऑफ 200 करोड़। आर कंसर्न अबाउट द बैंक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर द ऑल कंपनी। तो इसमें बोलता है, देखो क्या बोल रहा है। पहली बात बोली कि भैया एक 1600 करोड़ इनवाइट करती है बैंक डील में, तो बैंक ने कमिट, जो बैंक से कहती है भाई 600 करोड़ का आप दे दो, लेकिन बैंक कहता भैया हम तो 200 करोड़ का दे पाएंगे, ठीक है। तो इसको उसमें बोलता है द बैंक कैन कमिट टू रिक्वेस्ट एंड अरेंज ए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विद अनदर बैंक फॉर 400 करोड़। यानी कि वो अपना तो 200 करोड़ देगा, लेकिन दूसरे से कहेगा भाई 400 करोड़ दे दो, हम उसको देंगे करके। द बैंक कैन अप्रोच ए फॉरेन और रीजनल बैंक दैट आर ए क्रेडिट रिस्क ऑर्गेनाइजेशन डिसएडवांटेज एंड ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क टू द क्रेडिटर विदाउट ट्रांसफरिंग द लोन इटसेल्फ। यानी वो 400 करोड़ किसी और से करवा देगा, ठीक है। क्या करेगा, 400 करोड़ कहीं और से अरेंज कराएगा, क्योंकि वो कहता है कि भैया 600 करोड़ दे दो, लेकिन बैंक का टीम बोलती है भाई हम तो 200 करोड़ देंगे, तो कहीं से अरेंज कराती, डिफॉल्ट स्वैप कराती, अरेंज कराती है कहीं से, वो कोई और कंपनी उसको अरेंज करती है। द एडवांटेज से क्या फायदा होगा, तो एक तो बैंक का क्लाइंट बंधा रहेगा आपसे, और
such as sales secondary market participation may have adverse consequences upon the bank client। वो कहता है कि इस स्ट्रेटेजी से सेकेंडरी मार्केट के पार्टिसिपेशन से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका बैंक क्लाइंट कहेगा नहीं भाई तुम तो खुद नहीं दे रहे दूसरे से दिलवा रहे हो। तीसरा कहता है बैंक एंजॉय द फी बेस्ड इनकम एसोसिएटेड। अब देखो जो 400 करोड़ की कंपनी को बैंक वाले को कहेगा भैया कि तू इसको लोन दे तो उनसे कमीशन लेगा वो। द हेजिंग बैंक हैज सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाइड, अपना रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर दिया। ओनली एक्सपीरियंसिंग ए डिफॉल्ट इन बोथ ऑयल कंपनी एंड काउंटर पार्टी बैंक फेल जॉइंटली, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लाइकली टू बी क्वाइट लो। यानी उसका नुकसान केवल 200 तक ही होगा, बाकी 400 का नुकसान किससे होगा, दूसरे का हुआ है। तो एक सिंपल सा था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअलिटी थी इसमें, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। ठीक है।